नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ हाजिर हैं। कराची के इश्यूज़ पे बात करेंगे। इससे पहले कि हम गुल प्लाज़ा में जो आतिशगी हुई है, जो हादसा हुआ है, जो सानिया हुआ है, उसके ऊपर बात करें अपने मेहमानों से। चंद बातें ज़रूर करना चाहता हूँ। एक तरफ ये है कि इस शहर के मुकामी लोग, इस शहर के जो मुकामी लोग हैं, हर ज़बान बोलने वाला जो इस शहर में रहता है, कराची ये मिनी पाकिस्तान है, सिंध का दारुल हुकूमत है, लेकिन एक इंटरनेशनल सिटी भी है। और वो शहर है जो 65% रेवेन्यू मरकज़ को देता है और 85% से ज़्यादा रेवेन्यू सिंध को देता है। और इस तरीके से इसकी ही इस आमदनी से पूरे पाकिस्तान के शहर रोशन होते हैं। लेकिन कराची जो है वो रोशन नहीं हो रहा है, बल्कि कराची तबाह हो रहा है। उसकी क्या वजूहात है? शहर के मुकामी लोगों की जान की वक़्त कोई नज़दीक कोई वक़्त नज़र नहीं आती है। इसमें मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता, लेकिन ये जो बात करने जा रहा हूँ वो हक़ाइक़ पर मबनी है कि मुकामी लोग जो कराची में रहते हैं उनकी जान की कोई वक़्त नहीं है। चाहे वो लोग डंपर के नीचे आकर मरें, ट्रॉलर या ट्रेन के जद में आ जाएं, गटरों में गिरकर जान दें, आग में जलें, स्ट्रीट क्राइम का शिकार हों, या चोरों डाकुओं लुटेरों के हाथों मारे जाएं, या फिर भूख अफलास, बेरोज़गारी और गुर्बत से तड़प तड़प कर मर जाएं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो लोग मर रहे हैं, हमें नहीं नज़र आता कि इनके लिए कोई बाकायदा सलूशन, बाकायदा कोई हल हो। क्यों? क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपने हक़ के लिए नहीं उठते हैं। ये वो लोग हैं जो मुज़ाहमत नहीं करते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी वोटों की कोई हैसियत अब नहीं रह गई है। क्यों? क्योंकि वोटों की कोई अहमियत नहीं है। अब हुकूमत में आने के लिए वोटों की कोई अहमियत नहीं है। एक और अहमियत की बात जो मैं आपके सामने, अपने मेहमानों के सामने रखता हूँ, और वो ये है 2025 का एक आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है EIU, और ये इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट है जो ग्लोबल लेवलिटी इंडेक्स है, उसकी रिपोर्ट है। और 173 शहरों का उन्होंने इंडेक्स दिया है, रेटिंग दी है। बदकिस्मती से कराची दुनिया के बदतरीन शहरों में शुमार किया गया है, और ये 2025 का है। और इसमें जो कराची से बेहतर शहर हैं, यानी कराची से वर्स्ट शहर हैं, 3 शहर आते हैं। एक आपके ढाका बांग्लादेश का, एक तराबलस और एक दमिश्क। और इसके अलावा 169 शहर जो दुनिया के हैं वो कराची से बेहतर हैं। यानी कराची 170 नंबर पे आ रहा है, और 173 शहरों को इन्होंने अपनी रेटिंग में लिया था। और क्या वजूहात है वो भी उन्होंने बताया। उन्होंने कहा यहाँ अमन व अमा नहीं है, यहाँ तालीम की सूरत हाल बहुत ख़राब है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, यहाँ पर जराइम भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर तालीम और सेहत और माहौलियात जो है वो तबाह हाल है, यहाँ पर सियासी अदम इस्तेहकाम है, और इसी तरीके से यहाँ जो कहा गया है कि यहाँ अमन व अमा का मसला बहुत ख़राब है। अब इन इश्यूज़ के ऊपर हम आते हैं जो अभी रिसेंटली वाक़या हुआ है, और वो हुआ है आपके सदर कराची में, जो गुल प्लाज़ा के अंदर जितना बड़ा हादसा, जितना बड़ा सानिया है, इसके ऊपर अफसोस किया जाए कुछ कम नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि यह हादसा क्यों हुआ। सवाल ये पैदा होता है कि यह हादसा जो हुआ, इसमें आग जो लगी, वो इतनी तेज़ी से क्यों फैली, और इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ हलाक हुए, उनकी रेस्क्यू क्यों नहीं हुआ, और क्या वजूहात है, क्या वजूहात है कि इन इतने बड़े सानिए के बाद कोई ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। क्या वजूहात है कि इसके बाद कोई सलूशन, कोई हल सामने फौरी नहीं आया। इन इश्यूज़ पे बात करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट हैं, आइए मैं उनका तारुफ़ कराता हूँ। और सबसे अहम बात है कि कराची के इन हालात का ज़िम्मेदार कौन है, आज हम डिस्कस कर लेते हैं।
सबसे पहले मैं तारुफ करा देता हूँ। हमारे साथ हैं सायरा बानो, साबिक रुकन कौमी असम्बली, रहनुमा जीडिया, आपका बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। हमारे साथ हैं कादिर खान मंदोखेल, साबिक रुकन कौमी असम्बली, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हैं सलमान मुजाहिद साहब, सलमान मुजाहिद बलोच साहब, साबिक रुकन कौमी असम्बली, रहनुमा MQM पाकिस्तान, आपका बहुत शुक्रिया। खुर्रम शेर जमान, मरकज़ी डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, तहरीक इंसाफ, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ सायरा बानो साहिबा के पास। सायरा बानो साहिबा, कैसे देखती हैं इन तमाम मामलात को, बातचीत को, पाकिस्तान कराची के शहर को, और जो इस वक्त EIU जो उसने रेटिंग दी है और जिन बुनियादों पे दी है, और गुल प्लाज़ा के जो हादसात सानिया जो बड़ी तकलीफ दी है, क्या कहेंगे इसके बारे में? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या कहूँ कि एक अफसोस और दुख ही है मुझे कि इस शहर के, वो कहते हैं कि चाहने वाले तो बहुत हैं, दावेदार भी बहुत हैं, मगर इसको अपनाने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसे हम एक हादसा नहीं कहेंगे, ये एक मुजरिमाना गफलत है, ये हुकूमत की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। अब ये जो हुकूमती अरकान है या इनके स्पोक पर्सन है, वो चाहे जितना मर्जी आकर वो कहते हैं कि आवाम को डिस्ट्रैक्ट करें, इल्जाम तराशी करें एक पार्टी पे दूसरी पार्टी पे। इसमें तमाम पार्टीज, मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगी, इसमें जो MQM है, इन तमाम लोगों की मुजरिमाना है कि जिन्होंने जब इनको इक़्तिदार सौंपा गया कि वो भले मेयरशिप की सूरत में हो, सिंध के ये 17 साल से हैं, और जो इनके साथ वो मिलकर इन्होंने शहर को लूटा है। कहने को तो हम ये कहते हैं कि वो कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला ये शहर है। इवन हम लालू खेत का जिक्र करते हैं कि लाहौर का जो टैक्स है वो एक तरफ, लालू खेत का एक तरफ, लेकिन इस शहर के साथ जो सलूक किया है वो कहते हैं कि वो बदतरीन सलूक किया है। और ये कोई आज की बात नहीं है कि ये जो गुल प्लाजा में आग लगी या आप या हम मतलब इसकी बात कर रहे हैं, ये आप माजी में भी दे, जिस इन्होंने पिछले वो हाँ ये मिलेनियम मॉल में लगी, उसके बाद वो कहते हैं उधर आग लगी, ये बोल्टन मार्केट, टिम्बर मार्केट, आप जितना भी वो करें, हर आग लगने के बाद इन्होंने एक इंक्वायरी की बात की। उसके बाद सॉरी मैं नाम आपको, वो कोऑपरेटिव मार्केट, बोल्टन मार्केट, मिलेनियम मॉल, और अभी है गुल प्लाजा। हर दफा इन्होंने कमेटी की बात की कि इंक्वायरी कमेटी बैठेगी, उसके बाद JIT होगी। मैं ये कहती हूँ कि चौधरी शुजात हुसैन साहब ने कहा था कि जिस मामले पे मिट्टी पानी होती है तो उस पर या तो JIT बना दें या कोई कमेटी बना दी जाए। और फिर यहाँ पर जुडिशनल इंक्वायरी की भी बात कर रहे हैं। मतलब क्या कोई अदालत इस 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद कोई इस पे सो मोटो एक्शन नहीं ले सकती? वो तब जिम्मेदारान शहरी कहाँ गए कि जो मामलात पे अक्सर जो सियासी मामलात पे आपने केसेस बनते हुए देखा होगा, वो पता चलता है कि जी एक शहरी है जिसने ये दरखास्त दी है, कोई शहरी भी नहीं मिला कि जो दरखास्त दे। उसके बाद ये लोग अपनी नाकामी और नाअहली का मलबा एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। वो उसका दौर याद करवा रहे हैं कि उस हादसे में ये हुआ था, कोई कह रहा है पुल टूटा, ये टूटा, वो टूटा। मसला हमारे अदालती निज़ाम में कि जब ये पहला हादसा हुआ था उसी वक्त इनको सजा मिलती, भले वो बल्दिया फैक्ट्री थी कि 15 साल हो गए उसके मुजरिम इनसे ढूंढे नहीं गए, भले वो शेरशाह पुल जो उस तरफ पुल टूटा था और हजारों जाने गई थी, आग लगना, ये कौन देखेगा? अभी पीपल्स पार्टी वाले कहेंगे कि नहीं जी मेयर तो अभी 2 साल के हैं, उससे पहले वहां पर था, ये था, वो सारी चीजें सही थी। ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वाले कहाँ थे? वो क्यों दरवाजे पर आकर अपना लिफाफा ले जाते हैं? कहाँ गई है इलेक्ट्रिक वाले जो इनके जो इंजीनियरिंग जो आके ये तमाम चीजें देखते हैं उसके बाद फिटनेस सर्टिफिकेट देते हैं, वो क्यों? और बाकी MQM वाले तो ऐसे इसमें अपने आप को साइड किया हुआ है। भाई बहुत ज्यादा तहकीकात करें तो फारूक सत्तार साहब मिनिस्टर वहां पर थे जब ये असेंबली में थे, तो उस वक्त ये इजाजत मिली थी कि उसमें ये सेकंड फ्लोर करें या बेसमेंट में करें। सबका हाथ है इसमें, आप किसी एक को नहीं कह सकते, ये सब इसमें बढ़ा रहे हैं। वो जमात इस्लामी हो, MQM हो, पीपल्स पार्टी हो, इन्होंने मिलके मतलब वो कहते हैं शहरियों का जीना दोहबर कर दिया है। कोई डंपर के नीचे आके कुचला जा रहा है, कोई गटर में जाके किसी की हलाकत हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर का यहाँ पर मसला है कि माओ के बेटे
जाते हैं और एक मोबाइल के पीछे या चंद रुपयों के पीछे अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। मैं, आवाज आ रही है मेरी? हेलो जी, आ रही है आपकी आवाज, सुन रहे हैं हमें जी। दानिश सब सुन साहब, रहे हैं। ये देखें, हमारी तो बदकिस्मती ये थी कि जिस वक्त ये निगरान हुकूमत थी और ब्रिगेडियर हारिस आए तो उन्होंने कहा कि अपना मोबाइल ऐसी जगह पर रख के निकले कि जहां चोरों को पता ना चल सके, लेकिन वो आपको और मुझे जगह बताना भूल गए कि हम किस जगह पर रख के मोबाइल निकले, बजाय कि उस तमाम चीजों का सद्देबाब करने के। ये तमाम चीजें हमने करनी है। बस आपको क्या बताऊं कि वो दिल दुखी है कि अब वो कहते हैं ना कि अब हमें ना इनकी मजम्मत की जरूरत है, ना मैं मजम्मत करती हूँ। मैं कहती हूँ कि अब वक्त आ गया है कि अब मुरम्मत की जाए। अब मुजम्मत से काम नहीं चलेगा कि चार बंदे आपके आके बताते हैं कि आग लग गई, अब मुरम्मत तो क्या हुआ? मुरम्मत की जाए इनकी, अब मुजम्मत नहीं है, अब मुरम्मत का वक्त आ चुका है। जिन्होंने ठीक है, मैं आगे बात करता हूँ, मैं आगे बात करता हूँ जी। ये आपने सारा बानो ने कहा है कि अब इन तमाम लोगों की मुरम्मत की जाए और पीपल्स पार्टी के ऊपर उन्होंने उंगली उठाई है। 17 साल से पीपल्स पार्टी सिंध का हिस्सा है। एमक्यूएम भी हमेशा हुकूमत का हिस्सा रही है, उनके भी मेयर रहे हैं और इसी तरीके से पीटीआई भी तकरीबन मरकज़ में 3 साल 7 माह रही है। मैं आ जाता हूँ जनाब कादिर खान मंदोखेल साहब की तरफ। कादिर खान मंदोखेल साहब, इस वक्त जो सदर गुल प्लाजा में जो सानिया हुआ है, जो हादसा हुआ है, आप क्या समझते हैं सर कि ये हादसा क्यों हुआ और इसकी जिम्मेदारी आप किस पे आयद करेंगे, क्या कहेंगे सर? वज़ीर-ए-आला ने हमने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि सिंध हुकूमत हमारी है और हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। हमारे मातहत अदारे जितनी भी है उनकी गलत रिपोर्टों के ऊपर हमें आंख बंद करके नहीं चलना चाहिए। मैं कहता हूँ हमारी जिम्मेदारी है, चाहे उस एरिया का टाउन चेयरमैन पीटीआई का हो क्यों ना हो, हमारी जिम्मेदारी है चाहे उस एरिया का एमएनए एमक्यूएम का क्यों ना हो, हमारी जिम्मेदारी है चाहे वहाँ जो नक्शे मक्शे सारे जो पास हुए गलत, वो एमक्यूएम का दौर था, पीपल्स पार्टी का नंबर था, नस्ल हुकूमत था। हमारी जिम्मेदारी थी कि वहाँ यूनियन जो लाखों रुपए ले रहे थे और वो अपने आग बुझाने का कोई हालात नहीं ले सके और 26 गेटों के बजाय 2 गेट खुले रखे, बाकी बंद थे। छत पे गाड़ियां जो ना सही सलामत थी मगर इंसान छत पे नहीं चढ़ सकते थे। मस्जिद का दरवाजा तोड़ के लोग बाहर निकले के इलेक्ट्रिक को अचानक फोन करके सारे लाइटें बुझा दिए। फिर भी मैं कहता हूँ हमारी कसूर है, मगर इसके लिए सिंध हुकूमत पहले ही जुडिशियल इंक्वायरी का इनको ऑफर कर चुकी है कि आप अगर चाहे तो हम जुडिशियल इंक्वायरी बना देते हैं। जुडिशियल इंक्वायरी के बजाय एमक्यूएम वाले कहते हैं या मुस्लिम लीग नून वाले कहते हैं कि नहीं जी, ये जो ना वज़ीर आज़म कोई वो बना ले, कमेटी बना ले, वो जाके कोई इंक्वायरी इंक्वायरी करा ले। लेकिन साथ में ये है कि हम अभी इस गम में डूबे हुए हैं, हम इसी अफरा तफरी में हैं कि कैसे लोगों को बचाया जाए, किस तरह से मजीद नुकसानात ना हो, ये सारी चीजें हम लगे हुए हैं। तो जाके पाकिस्तान के वजीर दिफा ने कौमी असम्बली के फ्लोर पे जाके 18वीं तरमीम का जो है ना वो शोशा छोड़ा। क्या एक मुल्क का वजीर आजम वजीर दिफा, मैं तो उसको स्कूल का चौकीदार न बना दूं, बहरहाल इसी फ्लोर पे उन्होंने गालियां दी अदारों को। आज क्यामत की निशानी है कि वो वजीर दिफा है पाकिस्तान का। उस वजीर दिफा को ये चाहिए कि ये सिंध कोई अफगानिस्तान या सिंध का हिस्सा नहीं है, ईरान का हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान का हिस्सा है। वो बजाय वजीर दिफा हो के ये कहते हैं कि क्या मदद चाहिए हम आपको देने को तैयार हो, वो बजाय ये करने के कराची में टक्कर न देने के लिए हम आपको फंड देते हैं। हमने ग्रीन लाइन पिछले 7 साल से खोद के रखा है, हम जल्दी बना के देते हैं। वो जाके 18वीं तरमीम, उसके बाद कराची में मुखबर खास जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो भी 18वीं तरमीम वफा के हवाले कर ले। तो मैं ये कहूंगा डॉक्टर साहब, आप हम पे तनकीद करें, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां 5 मिनट में क्यों नहीं पहुंची, आप तनकीद करें अमला ज्यादा क्यों नहीं था, आप तनकीद कर दे कि नक्शे को हमने दोबारा क्यों नहीं चेक किया, जो आपका दिल चाहे तनकीद करे। मगर क्या ये मुस्तफा कमाल की और ख्वाजा आसिफ को इस मौके की तलाश थी जो 18वीं तरमीम
तरमीम, 18वीं तरमीम तो इन दोनों जमातों ने हमारे साथ मिल के पास की है। अब क्या मुसीबत आ गई है, अब क्या मसला हो गया कि वो 18वीं तरमीम पे मौका, और ऐसा मौका आपके पास असम्बली का फ्लोर है, जब मर्जी आप भाषण दे देते हो, किसी और दिन दे देता, लेकिन जख्मी उंगली से पकड़ना सिंध हुकूमत को, पीपल्स पार्टी को, मैं समझ रहा हूँ न ये जमहूरियत है न ये इंसानियत है। ठीक है कादिर खान साहब, मैं सोल्यूशन पे तो बाद में जाऊंगा, लेकिन पहले तो जिम्मेदारी पे तायुन होना चाहिए। और ये जो आग इतनी तेज़ी से भड़की है और कराची के जो हालात हैं, अब इंटरनेशनल रेटिंग भी आ रही है, जाहिर है ये वो उन तमाम लोगों की जिम्मेदारी है जिन्होंने सिंध या मरकज़ पर हुकूमत की है। जी सलमान मुजाहिद साहब, आपकी तरफ आता हूँ, क्या समझते हैं सर, इस वक्त तो तायुन करना है ज़िम्मेदार कौन है, और इस किस्म का हादसा जो है वो पहले भी हुआ है और अब ये हुआ है, और इसकी पूरी जिम्मेदारी आप किसके ऊपर आयद करते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ज़िम्मेदारी तो उन्हीं की बनती है जो पिछले 17-18 सालों से इस सूबे के हुक्मरां हैं, इस शहर कराची के हुक्मरां हैं, और जिन्होंने इस शहर को भी तबाह किया और इस सूबे के, इस शहर के इदारों को भी तबाह किया, और यहाँ पे सिस्टम का पट्टा जो है वो नाफिज किया। तो हम समझते हैं कि इतना बड़ा साना है ये, जिसमें मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि मैं किसी भी तरह से इस पर कोई कमेंट कर सकूं या कोई ताज़ियत कर सकूं, क्योंकि मुझे तो वो बाप बेटी की गुफ्तगू सुनाई दे रही है, मुझे तो वो बहन भाई की गुफ्तगू सुनाई दे रही है, मुझे तो उस माँ की बात सुनाई दे रही है कि हम तो सिर्फ चाय का टी सेट लेने आए थे। वो मुझे दुकान नंबर 144 याद आ रही है, जिसमें 30 लोग इस आसरे पे बैठे हुए थे, शटर गिरा गए कि आग यहाँ नहीं आएगी। लेकिन डॉक्टर साहब, खुदा का मतलब कहीं पे तो जाके रुके ये चीज़ सिलसिला, वहाँ पे लोग 4 दिन तक जलते रहे, यानी कि राख हो गए, उनकी हड्डियाँ, उनका जिस्म सब कुछ जो है पिघल गया। 150 सेल्सियस डिग्री पे वो हीट थी, लेकिन कोई रेस्क्यू का इंतज़ाम नहीं डॉक्टर साहब, किसी को कोई पैसेज नहीं मिला, कोई छत से नहीं गया रेस्क्यू करने के लिए। रेस्क्यू के इदारों का क्या काम होता है, पहले वो इंसान की जान बचाई जाती है, बाद में माल बचाया जाता है। मैंने कल वीडियो देखी उसकी रेस्क्यू एहलकार की, वो कह रहा है कि हम 5 मिनट में पहुंच गए थे, लेकिन चारों तरफ आग फैल चुकी थी। इसका तायन कौन करेगा डॉक्टर साहब? कि चलें, आज एक बड़ी मज़ाक़खेज़ रिपोर्ट दी है कि जी वो बच्चे जो है वो वहाँ पर गए हुए थे और बच्चे लाइटर जला रहे थे, जिससे आग लग गई फूलों में, जो कागज़ के फूल थे उससे आग जो है फैली और बिजली के तारों में लगी। मतलब ये तो एक मॉकरी ऑफ द इंसिडेंट है ना डॉक्टर साहब। आप किसको छुपाना चाह रहे हैं, किसको बचाना चाह रहे हैं? आपके पास इक्विपमेंट नहीं है। आप कभी केएमसी में जाइए डॉक्टर साहब, और वहाँ पे जो फायर ब्रिगेड का डिपार्टमेंट है उसको विजिट कीजिए, उनके पास वो जो केमिकल होता है जो कूलिंग करने का, उनके पास वो भी नहीं था, फॉर्म भी नहीं था। मतलब आज ख्वाजा ईजान ने भी कहा है कि पानी जो भरा होता है फायर ब्रिगेड गाड़ियों, गंदा पानी भरते हैं, सीवरेज का पानी भरते हैं। तो मैं समझता हूं कि डॉक्टर साहब, जो इदारों को जिन्होंने तबाह किया, जिम्मेदारी तो उन्हीं की बनती है। आज जो ये सवाल हो रहा है कि भाई क्यों नहीं बचा सके, आज भी वहाँ पे कई लवाकिन मौजूद हो, लोग कोटेड और अनकोटेड, डॉक्टर साहब लोग कह रहे 500-550 लोग उस वक्त मौजूद थे। अभी इसका जवाब कौन देगा कि उस रात को जो है सारे दरवाजे बंद होके सिर्फ 2 दरवाजे खुले थे। वहाँ के दुकानदारों को, मुलाजमिन को पता था हमने कहाँ से निकलना है, लेकिन बाकी कस्टमर्स को तो नहीं पता था। फिर मैंने वहाँ का जो सदर है उसका, गुल प्लाजा का, उसका मैंने बयान पहले दिन ही सुना। उसने कहा मैंने 5 मिनट में या 10 मिनट में कॉल करके मैंने लाइट शट करवा दी, आपने बिजली क्यों बंद करवाई? क्या मकासद थे उसके कि लोग ना निकल सके? यहाँ पे हेलीकॉप्टर क्यों नहीं भेजा गया? छत के ऊपर से आते, छत से रास्ता बनाते, निकाल सकते थे, लेकिन उस तरफ इंसानी जानों को बचाने की किसी की प्रायोरिटी नहीं थी। सबकी प्रायोरिटी थी कि बस पानी डालें और आग बुझाएं। पानी डालने से स्ट्रक्चर और कमजोर हुआ और एक हिस्सा गिर गया। डॉक्टर साहब, मैं समझता हूं कि इस शहर को लावारिस बना दिया गया है, चाहे वो रियासत हो, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वफाकी हुकूमत हो। सूबे की हुकूमत का तो हम क्या कहिए, जितनी बातें कही गई है, फारूक सत्तार भाई ने कही है असेंबली के फ्लोर पे, अमीन उल हक भाई ने कही है, कल मुस्तफा कमाल भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ कहा है, पूरे 18 साल की हिस्ट्री तो बताइए, इल्जाम नहीं दिया किसी पे, आपकी नाअहली बताइए। डॉक्टर साहब, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंसी है। हम समझते हैं कि 24 घंटे के बाद सीएम का आना, जो कराची में मौजूद है, 23 घंटे के बाद मेयर कराची का आना, जो बकौल उनके कि मैं इस्लामाबाद में था, लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक कराची में थे और वो वीकेंड था। तो ये अवामी नुमाइंदे हैं। आज मेरा सवाल उनसे भी है जिन्होंने इस मेयर को, इस हुकूमत को 24 के इलेक्शन में भी मुसल्लत किया,
18 के इलेक्शन में भी मुसल्लत किया और इस सूबे को उनकी राजधानी बना दिया 18वीं तरमीम के बाद। जो करना है करें, आपको कोई नहीं पूछेगा। पहले अरेंजमेंट हुआ 2018 में कि भाई पीपल्स पार्टी PMLN से नाम मिले ताकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत चलती रहे, और आपने खुली छूट दे दी। अब यह अरेंजमेंट हुआ है कि जी हम हुकूमत में तो नहीं आएंगे, सारे आईनी ओहदे लेंगे, लेकिन सपोर्ट आपको करेंगे। कल मुस्तफ़ा कमाल ने कहा ना कि वज़ीर आज़म कहते हैं कि पीपल्स पार्टी नाराज़ हो जाएगी अगर हम कोई काम करेंगे आपका ये कराची के हवाले से। यहाँ का ताजुर, यहाँ का इंडस्ट्रियलिस्ट, यहाँ के जो है कारोबारी हजरात, हर शेर का एक एक बच्चा 3 करोड़ 3.5 करोड़ का शेर सब चिल्ला रहे हैं कि हमें पीपल्स पार्टी के चुंगल से जान छुड़ाई जाए, हमारी इस शहर को बचाया जाए। ना यहाँ पे पानी, ना बिजली, ना सीवरेज, ना गैस, ना इंफ्रास्ट्रक्चर। डॉक्टर साहब, आपके अपने भी लोग सभी जो आ रहे हैं, हम समझते हैं कि इसका एक ही हल है कि इस 18वीं तरमीम को रोल बैक करें और यहाँ पे कैपिटल, इकोनॉमिक कैपिटल इसको डिक्लेयर करके वफाकी हुकूमत अपने अंडर में ले। और ये स्कीम फरूक नसीम साहब जो वजीर कानून थे उन्होंने भी इमरान खान को दी थी, लेकिन उस वक्त भी जो प्रेशर आ गया। जो पाकिस्तान चला रहे हैं, जो कराची को चलाना चाहते हैं, अगर पाकिस्तान को चलाना है तो कराची को बचाना होगा। ठीक है, मैं इस वक्त आता हूं जनाब खुर्रमशेर जमान साहब। अच्छा, साने गुल प्लाजा सदर को कुछ लोग कह रहे हैं एक साजिश के तहत चलाया गया है, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि यह हादसा है। साजिश है तो किसकी साजिश है, और अगर हादसा है तो खुर्रमशेर जमान साहब इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये गुल प्लाजा जो है ये मेरे हल्के में आता है जहां से मैं इलेक्शन जीता हूं। इस वक्त मौजूदा तो आप देख रहे हैं कि फॉर्म 47 के एमएनए यहाँ पे मौजूद हैं, और अफसोस तो यह है कि यहाँ पे मुल्क में सिर्फ हुकूमत फॉर्म 47 की नहीं है, यहाँ का जो मेयर है वो भी फॉर्म 47 का है। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से इन्होंने ओथ लिया था और किस तरीके से आज ये मेयर बन के शहर में बैठे हुए। एक देखिए, मैं आपको बात बताऊं कि मैं इस बात को नहीं समझता कि कोई किसी किस्म की यहाँ पे कोई दहशतगर्दी की गई है या यहाँ पर आग लगाई गई है। ये एक वाकया हुआ है, यहाँ पे आग लगी है, लेकिन इस बात को आप समझ लें डॉक्टर साहब कि ये आग बुझाई गई नहीं है, ये आग खुद बुझी है। जब सब कुछ जलकर राख हो गया तो उसके बाद ये आग बुझ गई। देखिए, तनकीद करना तो कोई मसला नहीं है, मैं अपने बाकी तमाम साथियों से ज़्यादा जो है पीपल्स पार्टी पे तनकीद कर सकता हूँ, क्योंकि मैं शायद सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से इनको जानता हूँ। 10 साल मैंने इनके सिंध असेंबली में गुजारे हैं और मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि काम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन मैं उससे आगे बढ़ के बात करता हूँ। देखिए, हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या गलतियाँ हैं जो कि इनको हम बताएं, जिसके ज़रिए आने वाली आइंदा के ऐसे बड़े हादसा से हम बच सकें। देखिए, कितने प्यारों के बच्चे चले गए, उनके बहन भाई चले गए, कारोबार तबाह हो गए, अरबों रुपए के जो है नुकसान हो गए। मसला ये है डॉक्टर साहब कि देखें, इमरान खान ने इस शहर कराची को मॉडर्न फायर टेंडर्स तो दे दिए थे, लेकिन शायद इमरान खान को ये नहीं पता था कि यहाँ पे इनको हमें जो है ग्लासेस भी देने हैं, हमें इनको यूनिफॉर्म भी देने हैं, शायद हमने इनको जूते भी देने हैं, शायद हमने इनको ट्रेनिंग भी देनी है। वो हमसे शायद गलती होगी, वो भी हमने करना था। हमने सोचा इनकी हुकूमत है, ये काम करेंगे, जिम्मेदारी उठाएंगे, लेकिन अफसोस कि वो सारी चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं की गई। ज़रूरत इस बात की है डॉक्टर साहब कि आप चूज़ कर सकते हैं, चाहे दुबई ले लें, न्यूयॉर्क ले लें, आप बीजिंग ले लें या लंदन ले लें। ऐसे जो दुनिया में मॉडर्न शहर हैं, उनके जो अर्बन एरियाज़ में किस तरीके से इस तरह की आग को कंट्रोल किया जाता है, वहाँ पे जाके आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। वहाँ से लोगों को, प्रोफेशनल्स को यहाँ पे बुलाना पड़ेगा, ऐसे यूनिफॉर्म्स देने पड़ेंगे, ऐसे जूते देने पड़ेंगे, ऐसे ग्लासेस देने पड़ेंगे जिसमें वो गर्म जगहों पे अंदर जाके उस जगह तक पहुँच कर जो है आग को बुझा सकें। जिस तरह ये फरमा रहे थे अभी सलमान साहब भी कि फोम तक इनके पास शायद मौजूद नहीं था, ये पानी मारते रहे। डॉक्टर साहब, इन जगहों पे, ऐसी जगहों पे आग जो है पानी से नहीं बुझती है। मैंने आपसे फरमाया कि मेरा हल्का गुल प्लाजा में बहुत दफ़ा गया हूँ, वहाँ पे लोगों से मिला हूँ, दुकानदारों से मिला हूँ। ये बहुत ज़्यादा कंजस्टेड जगह है, यहाँ पे आपके पास वो पूरा निज़ाम होना चाहिए। अब देखें कि अब आगे के लिए क्या है, आगे के लिए कि शहर कराची के अंदर ऐसी बहुत सारी और भी बड़ी बड़ी जो है मार्केट्स हैं जहाँ पे अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता आग लग गई तो इससे बड़े हादसा हो सकते हैं। पिछले दिनों आप जानते हैं कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इस बात को रिपोर्ट किया था कि शहर कराची के अंदर क्लिफ्टन में एक बहुत बड़ी मार्केट है, मॉल है, जहाँ पे एक दहशतगर्दी का वाक़े को बचाया और उन दहशतगर्दों को पकड़ भी लिया, कुछ ब्लास्ट वगैरह करने लगे थे। तो हमारी इस तरह के वाक़यात के लिए प्रेपरेशंस क्या हैं, हमने वो तैयारी करनी है। अब देखें, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में भी आग लग चुकी है, ईस्ट में भी लग चुकी है, वेस्ट में भी लग चुकी है, कुरंगी में भी लग चुकी है, अभी आग जो है डिस्ट्रिक्ट साउथ में भी लगी है। अब मेरा सवाल है कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे वापस अगर आग लगेगी तो क्या डॉक्टर साहब इसी तरह वापस लोग जल कर राख हो जाएंगे? अब आप देखें, जो लाशें वहाँ से मिल रही हैं, जो लोग शहीद हुए हैं, उनकी हड्डियाँ भी पूरी बराबर नहीं मिल रही हैं, उनके स्कल्स भी जले हुए मिल रहे हैं। लिहाजा
ये अब हम सब की जिम्मेदारी है कि इनको हम इनके ऊपर प्रेशर डालें, हुकूमत सिंध के ऊपर, क्योंकि हुकूमत तो इनकी है ना, बोला तो इन्हीं को जाएगा। वहाँ पे कोई टाउन का अगर चेयरमैन है तो उसको तो नहीं बोला जाएगा। इनकी जिम्मेदारी कि जितनी भी मॉल्स हैं, जितनी भी शॉप्स हैं, ऐसी जितनी जगह हैं, वहाँ पे तमाम इक्विपमेंट दिए जाएँ। KMC डॉक्टर साहब बिल्कुल भी इक्विप्ड नहीं है, KMC बिल्कुल भी उनके पास वो ट्रेनिंग नहीं है। उनको तो जो है उनके अलाउंसेस हैं वो नहीं मिलते, हर वक्त उनका रोना धोना अलाउंसेस पे लगा रहता है। आखिर में मैं आपको बताऊं डॉक्टर साहब कि जब आखिरी भी आग लगी थी, जब मैं एक जगह पे गया था, मैंने वहां पे फायर टेंडर से KMC वालों से पूछा कि भाई आग कब बुझेगी, तो उस वक्त भी मुझे उन्होंने एक ही जवाब दिया कि खुर्रम साहब जब सब कुछ जलकर राख हो जाएगा तो आग खुद बुझ जाएगी, क्योंकि हमारे पास वो तैयारी नहीं है। बोला ये फायर टेंडर्स तो इमरान खान ने दे दिए, लेकिन उसके अलावा भी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है कि हम किस तरह जाएं। सो मैं गुजारिश करूंगा हुकूमत सिंध से कि खुदारा होश लें, लोगों की जानें जा रही हैं। हमें पता है कि ये शहर आपको जो है वोट नहीं देता, लेकिन शहर कराची है तो सिंध का हिस्सा ही ना, सूबे सिंध का हिस्सा है, तो ये आप ही की जिम्मेदारी है, आप ही ने इसको संभालना है, आप ही ने इस मसाइल हल करने हैं। उम्मीद तो देखिए हमसे हमें कुछ भी नहीं है आपसे, लेकिन जाहिर है कि कहाँ आप ही से जाएगा, इसके मसले को आप ही ने हल करना है। यह आपका 6वां या 7वां दौर है सूबे सिंध में, 18 साल आपको कंटिन्यूस इस सूबे के अंदर जो है इक़्तिदार के अंदर हो गए हैं। अगर अब भी आप बोलें कि शहर में अगर खुदा ना खासा आग लग जाए उसे बुझा नहीं सकते, तो मेरे ख्याल से शर्म से डूब मरने का मुकाम है। ठीक है, लोग कहते हैं कि असल जिम्मेदार इस मुल्क के इस शहर के ताजिर हैं, इस शहर के बिजनेसमैन हैं, इस शहर के वकला हैं, इस शहर के आम जो पतारेदार हैं, इस शहर के वो लोग हैं। क्यों? क्योंकि ये टैक्स देते हैं। क्यों? क्योंकि ये वोट देते हैं। क्यों? क्योंकि ये भत्ता देते हैं और ये सब देते हैं, लेकिन इनके साथ जो जुल्म होता है वो पूरी दुनिया देख रही है। और आज कराची 2025 के रेटिंग इंडेक्स में इंटरनेशनल इदारा है, जो बहुत बड़ा इदारा है, जिसकी क्रेडिबिलिटी है, वो ये कह रहा है कि कराची दुनिया का वर्स्ट तरीन शहर है यहाँ रहने के हवाले से, चीख चीख कर कह रहा है। तो कौन जिम्मेदार है? कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं? और अब हम आपसे बात करेंगे कि ये इसका सलूशन क्या है, क्योंकि इसके सलूशन को फ्लोर पे लाया गया है। यहाँ के सियासी लोगों ने कहा है कि 18वीं तरमीम ख़त्म की जाए, कराची को वफाक के हवाले किया जाए, कराची को सूबा बनाया जाए, कराची को मौजूदा यहाँ के सियासी माफिया से निकाला जाए। अब इसके ऊपर हमारे मेहमान क्या कहते हैं, एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। हम आते हैं सायरा बानो साहिबा की तरफ। सायरा बानो साहिबा, ये जो मेजर तीन इत्तेहादी हुकूमत के जमात है, जिनमें एक PMLN है, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, एक मुत्तहदा कौमी मूवमेंट है। अब इत्तेहादी हुकूमत की दो बड़ी जमात यानी PMLN और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने कराची का जो सलूशन दिया है, वो सलूशन फ्लोर ऑफ द हाउस पे दिया गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया जा रहा है, पब्लिकली दिया जा रहा है कि 18वीं तरमीम का ख़ात्मा कर दिया जाए। दूसरा, कराची को या तो सूबा डिक्लेयर किया जाए या वफाक के हवाले किया जाए। अब आप कैसे देखती हैं, ये कोई सियासी बयानात हैं, मिली भगत है, या वाकई इसका सलूशन ये सही है? डॉक्टर साहब, अभी इस वक्त मिली भगत लग रही है। मतलब इनको यही नहीं पता कि किस मसले पे कौन सा मसला दूसरा उठाना है या नहीं उठाना। इन्होंने इस बात पे, इस मसले, इस वो कहते हैं ना कि मुश्किल वक्त में इस किस्म की ये बात कर रहे हैं। नून का, अब मैं क्या कहूँ, उनका तो यहाँ पर कोई लेना देना ही नहीं। जब वो वजीर आजम साहब थे, नवाज शरीफ साहब, तब भी नहीं उन्होंने कोई इतना ज्यादा तवज्जो दी। और अभी भी आप देख लें कि वफाक से या किसी की तरफ से कोई एक बयान इन हादसे जो शिकार लोग हैं उनके लिए, बजाय कि वो खुशी के शादियाने बजाए जा रहे हैं कि जी हम अमन उस बोर्ड के हिस्सा बन गए। और तस्वीरें आपने देखी हैं कि पीपल्स पार्टी के भी चेयरमैन हैं, वो वहाँ पर स्विट्जरलैंड में हैं और यहाँ पर अपने नाअहल लोगों के हवाले ये सूबा किया हुआ है कि लाएं जी आप इनके साथ ये खेलें कूदें। बाकी रही एमक्यूएम को तो देखें अवाम मुसरत कर चुकी है। हाँ, आप अल्ताफ हुसैन या उनके चाहने वालों की बात करें तो वो दूसरी बात है।
ये तो आपको भी पता है कि 2018 में जो 6-7 सीटें मिली वो क्यों मिली, और अभी 2014 में मिली, क्योंकि ये बात कोई आके ना मैं इल्जाम लगा रही हूँ ना मुझे कोई डिनाई कर सकता है, क्योंकि ये हमारी कॉन्फ्रेंस में पीर साहब ने इनका आप सर्च कर लें कि कॉन्फ्रेंस है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारी चीजें कही गई थी। 14 सीटें जो ना ये अवाम में निकले, कराची की अवाम इनको मुसरत कर चुकी है। बल्दिया फैक्ट्री का वाक्य सामने है, फिर उससे पहले आपने भट्टे गोली की सरकार की तमाम चीजें सुनी, या सारा कुछ हुआ, इन्होंने भी अपना नहीं समझा। इनके पास भी पूरी पावर थी, ये पावर की बात ना करें कि पीपल्स पार्टी के पास थी, मतलब मैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर बात कर रही हूँ। तो इन्होंने अपने लोगों के लिए या बाकी चीजों के लिए क्या किया, और अभी तो ये अवाम के वोट से आए नहीं। 14 सीटें मिली, बल्कि 15वीं भी मिल गई, तो उन्होंने बोला कि भाई वो तो हक चौकी है, हमने तो कैंडिडेट ही नहीं खड़ा किया। तो जो कराची की आवाम के नुमाइंदा ही नहीं है, अव्वल तो इस वक्त ये जो पूरी रिजीम चेंज के बाद फॉर्म 47 की गवर्नमेंट हुई है, वो ये आवाम की नुमाइंदा है ही नहीं। तो इस मसले पे, इस सानिया पे ये ख्वाहिशात बयान करना, आप पहले जिन्होंने प्लेट में रख के सिंध हुकूमत दी, ये डोरे भी वहीं से हिल रही हैं। तो बंदा पूछे कि आपने फिर ये पूरा सिंध क्यों दे दिया? आपने क्या मुफ्त का माल था जो आपने एक पार्टी के हवाले कर दिया? डॉक्टर साहब, ना जुल्फकार अली भुट्टो साहब को पूरा सिंध मिला था, ना बेनजीर साहिबा को मिला था, ना बेनजीर साहिबा की शहादत के बाद सिंध मिला था। ऐसी इन्होंने जरदारी साहब ने, जरदारी लीग ने ऐसी कौन सी दूध और शहद की नहरें बहा दी कि 2024 में आपने सिंध इनको हाथ में दे दिया कि ये पकड़ लीजिए, ये सिंध आपका है। और अब ये छोटी छोटी तहरीकें, ये लोगों के मुंह से इस किस्म की बातें करवाना कि यूनिट बना दें, ये कर दें, वो कर दें, पहले तो आप हमें जवाब तो दें। और बाकी रही 18वीं तरमीम की, तो 18वीं तरमीम क्या बाकी सूबों में भी रोल बैक होगी? क्या पंजाब में, जहां पर ये इलेक्शन भी नहीं हुए बल्दियात के, ना इस्लामाबाद की तरफ, ना वो उनसे अपना वो जो कहते हैं 22 किलोमीटर की हुकूमत जो है शहबाज शरीफ साहब का वो वाला एरिया, वो वहां पर भी आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देख लें, यहाँ पर देख लें। तो ये क्या करना चाह रहे हैं मुझे नहीं पता, और कैसे कॉम्प्रोमाइज हो गए। अभी आपने सुना होगा कि जो फिशरीज के चेयरमैन हैं वो भी चेंज हो गए 5 साल के लिए। तो ये तमाम चीजें आवाम के जहन में आती हैं, मैं भी आवाम में से ही हूँ, तो मुझे इनमें से किसी की बात पे यकीन नहीं है कि जो मैं सोचूं, जो कराची इनके सामने बर्बाद हुआ है और ये बिल्कुल खामोशी से बैठे रहे। ये जो हाइड्रेंट है, ये जो पानी का माफिया है, उसके पीछे कौन है? उसके पीछे आम लोग तो नहीं है, उसके पीछे हुकूमती अरकान और उनसे भी ताकतवर लोग हैं। जो शहर में ये तमाम चीजें बुराइयां हो रही हैं, मुझे ना सच में नहीं समझ आ रही। अभी इस वक्त ये सानिया की बात हो रही है, आप हमें ये करके दिखाएं कि हाँ, कि यहाँ पर कोई इंसाफ का कोई कानून भी है। लाइए ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के बंदे को कुर्सी पे बांध के गुल प्लाजा के सामने बिठाएं और बताएं लोगों को ये है वो बंदा। जैसे ईरान ने पकड़े थे ना जासूस इसराइली, फिर उसके साथ मिसाइलों के साथ बांध के वहीं पर ही फेंक दिया था ना। कुछ इस किस्म का एक्शन यहाँ पर होना चाहिए, तभी किसी को इंसाफ होता नजर आएगा और फिर हम कहेंगे कि हाँ कौन सच्चा है। ऐसे थोड़ी कि अपना अपना हिस्सा लेने के लिए आप ये पढ़। बाकी प्लीज किसी का दिल ना दुखे। ये एमक्यूएम इस वक्त की जो मौजूदा, ये जो मुस्तफा कमाल साहब, ये भी मेयर थे ना, इनका नाम मुस्तफा कुदाल रखा हुआ था शायद मेरे ख्याल में, और ये वहाब सदीकी साहब, ये मुर्तजा वहाब साहब भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए उन्होंने भी कुदाल और फावड़ा पकड़ा हुआ और पूरे कराची को खोद के रख दिया। मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर खुदा जाने, बस मुझसे ना मतलब इन बारे में कोई और बात नहीं होती, इन सब की क्या बात होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं आता हूँ जनाब कादिर खान मंदुखेल साहब की तरफ। कादिर खान मंदुखेल साहब, जिस हुकूमत के साथ आप इस वक्त बैठे हुए हैं, उस हुकूमत के 2 इत्तेहादी ये बयान दे रहे हैं और आपने ख़ुद भी इसका तज़किरा किया। अगर उनके नज़दीक 18वीं तरमीम अब जायज़ नहीं है, हालांकि सही कहा आपने, बनाने वाले आपके साथ थे, तो क्यों नहीं इस पर नज़रसानी होनी चाहिए? क्यों नहीं कराची को वफाक के हवाले कर कर इसको बेहतरी की तरफ लाया जाए? क्यों नहीं कराची को सूबा बना दिया जाए, ताकि सूबा अगर आपकी यहाँ पर काम होगा तो आपका वज़ीर आला होगा? तो ये सोल्यूशन आप समझते हैं मुनासिब नहीं है? डॉक्टर साहब, पहले तो इन दोनों से सवाल ये पूछे कि 18वीं तरमीम पीपल्स पार्टी ने अकेले में तो नहीं पास कराई है, सब ने मिल के पास कराई है। और फिर जो सलमान मुजाहिद बलोच साहब वो 18 साल या 17 साल बता रहे हैं, तो जरा इनसे ये भी पूछे कि आखिरी 7 साल छोड़ के पहले के 10 साल में तो आप पीपल्स पार्टी में वजारतें टॉप की, बल्दियात की,
एजुकेशन की, सेहत की, इंडस्ट्रीज की, और ये सारी आप अपना दाखिला की, ये आपके पास थी। 3 मेयर आपके गुजरे, और उससे पहले 30 साल मुख्तलिफ जमहूरी और गैर जमहूरी हुकूमतों का आपका हिस्सा, और आखिरी 7 साल जब आप पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहादी नहीं है तो आप ही वफाकी काबिने में बैठे हुए। तो क्या वफाकी काबिना में जो शहबाज शरीफ यहाँ पे मुंह उठा के आ जाता है इलेक्शन लड़ने के लिए और 2 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म रहा है, तो उनको ये नहीं पता मेयर और सलमान मुजाहिद साहब का एक ही हल्का है, क्या उसने 2% का काम किए? सलमान मुजाहिद बलूच से सवाल करे, एक ही हल्का है मेरा और मुस्तफा कमाल और इनका और शहबाज शरीफ का। फिर दूसरी बात ये कि 5 मनसूबा मैंने बनाया था, खुर्शीद शाह साहब की वजारत थे, शहबाज शरीफ साहब ने ऐन वक्त पे धोखा दिया, बोले पैसे नहीं है। फिर उसके बाद के 4 मनसूबा जो पिछले 25 साल से इल्तवा का शिकार है, इस साल वापडा ने 40 अरब रुपए मांगे थे, शहबाज शरीफ ने सिर्फ 3 अरब दिए जो तनख्वाहों में चले जाएंगे। ग्रीन लाइन जो ये गुल प्लाजा के सामने गुजरा है, पिछले 5 साल से ऊपर के अरसे में ये इल्तवा का शिकार है। पिछले 2-3 महीने पहले आपको याद होगा उनकी तर्जमान नून लीग की और मुर्जा वाब की जब आपस में मीडिया टॉक हुई है तो उन्होंने कहा भाई अब टाइम फ्रेम तो दो, बोले नहीं पीपल्स पार्टी वाले काम नहीं करने दे रहे। तो मैं ये कहता हूं कि ये सिंध वफाक का हिस्सा है कि नहीं है, पहले नून लीग वालों से ये पूछो, अगर है तो आप मुंह उठा के आ जाते हो या इलेक्शन लड़ने के लिए। तो मैं ये कहूंगा कि ये एमके वालों को चाहिए कि इनका वफाकी काबिने में बैठे हुए एक वजीर सेहत बैठा हुआ है, दूसरा वजीर तालीम बैठा हुआ है। वजीर सेहत जो है ना वो भाषण दे रहे हैं, एक अस्पताल डिस्पेंसरी खोलने की इख्तियार तो है ही नहीं, बोले मैं लोगों को मरीज बनने से बचाने के, ओ खुदा का वास्ता वो कौन सी दुनिया में रहते हो। वजीर तालीम बैठा हुआ है, मैं नहीं कहता हूं किसी वजीर तालीम अपनी कायद को मुस्तफा कमाल लेकर, ये रॉ का एजेंट है, रॉ के पासपोर्ट है, चलो आज उनका कायद है, मैं नहीं कहता हूं। जिसको कायद मानना, जिसको अपना बाप मानना, उसे ताल्लुकी इख्तियार कर लिए। तो मैं ये समझ रहा हूं कि सिर्फ पीपल्स पार्टी के ऊपर मुद्दा छोड़ने की, आप इनसे पूछे कि इनने अपने दौर में क्या किया है। और मोहतरम हमारे खुर्रम शेरजमान साहब ने कहा आपकी 3.5 साल में वफाक की हुकूमत थी, आपके गवर्नर थे, आप 5 टेंडर के दावा ये कर रहे हैं, नून लीग वाले कहते हैं हम नहीं दिए, एमके वाले ने काम नहीं दिए। तो आप जो ट्रेनिंग हमें देने चाह रहे अपनी गुरु भट्टों को ट्रेनिंग तो दे, जो गाली गलोच से अब आज आप में महफूज नहीं हो। आपने 12 साल जो तालिबान का बता दे के अभी तक हुकूमत करे हो, कोई एक प्रोजेक्ट बता सकते हो कि आप ये कह दे सिंध वाले ये काम करें, हमने ये किया है। आपके लोग वहां पे तालीम, रोजगार, सेहत के लिए सिंध आते हैं। आपके सूबे में कोई अस्पताल है? आपके सूबे में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। आधे से ज्यादा यूनिवर्सिटी में आपकी वाइस चांसलर नहीं है, आधे से ज्यादा यूनिवर्सिटी में आपकी जो है ना फैकल्टी बंद हो चुकी है। और मगरिब के बाद, मगरिब के असर के बाद आपके थाने बंद हो जाता है। और बन्नू जेल जो है ना आपने तालिबान को चाबी दे के अपने मुजरिमों को रिहा कराए, फायर नहीं किए, ताले नहीं तोड़े, चाबी दे के। ये मैं तारीख का वाय में बता रहा हूँ। सवाल ये आप अगले पे उंगली उठाने की बजाय आप बताएं, आपने 1100 अरब रुपए कराची को पैकेज के ऐलान किए, पीटीआई ने टक्का दिए? बताया मुझे, बताया को नून लीग के जो प्रोजेक्ट जो दूसरे पे लड़ रहे थे कि पुल हमने बनाया। अच्छा कादिर खान साहब, कादिर खान एक सवाल का जवाब जरूर देते जाइएगा, टाइम आपके पास अब नहीं रहा है, लेकिन थोड़ा सा मुस्तफ़ा कमाल से लोगों ने कहा कि आप अगर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो आप इस्तीफ़ा दे दें, इस हुकूमत से निकल जाएं। उन्होंने कहा कि अगर हमारे इस्तीफ़ा देने से कराची बच सकता है तो हम आज इस्तीफ़ा दे दें। ये स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? वो यही कहेगा, वो यही कहेगा। बल्दिया फैक्ट्री के 259 मजदूरों को जिंदा जलाने के बाद उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को आप माफी दे सकते हो तो हमें भी दो। इनका कराची का जो सदर है अमाद सिद्दीकी आज भी उस केस में मफरूर है, दुबई में बैठा हुआ है। बात यह है कि जो बाकी लोग सजा हो चुके हैं उनको वकील मुस्तफा कमाल लोगों ने दिए, फीस दिए, मैं आपको सबूत के साथ दे सकता हूं, मेरे दफ्तर के बराबर में उस वकील का दफ्तर है। सवाल यह है कि आपका वसीम अख्तर याद है कि हमें पास इख्तियारात नहीं है, फारूक सत्तार इख्तियारात नहीं है, इससे पहले जो वो तो मुस्तफा कमाल इख्तियारात नहीं है। आज मुर्तजा वो आप इख्तियारात तो नहीं कह रहे, हम तो ये कह रहे हाई ये मिलके इस शेयर को। लेकिन बात ये बताओ डॉक्टर साहब, ये है कौन लोग? ये तो जो बाकी कुछ है एमकेएम है वो तो अल्ताफ हुसैन की, ये तो पीएसपी का ग्रुप आके काबिज हुआ है। आप देख रहे जिस दिन मुस्तफा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अल्ताफ हुसैन के खिलाफ, आपने गाली गलोच नहीं देखी सोशल मीडिया में जो माजर आवाम को दे रहे थे। सवाल ये इसी माजर आवाम का माजर कब्रिस्तान बनाया उन्होंने, पूछ लेते हैं कतलेआम, सिंधियों का पश्तूनों कतलेआम माजर कब्रिस्तान, ये इंदौर आप भूल गए। सलमान मुजाहिद, ठीक है, सलमान मुजाहिद साहब क्या कहते हैं सर आप?
डॉक्टर साहब, मैं तो अफसोस ही कर सकता हूँ कि जो गुफ्तगू कादर भाई ने की और इससे पहले जो सायरा बानो साहिबा ने गुफ्तगू की इस मौके पे, बात सिर्फ इतनी डॉक्टर साहब कि आपने सवाल किया था कादर भाई से कि सूबा बने या कैपिटल बन जाए और जान छूट जाए, आप क्या कहते हैं? उन्होंने इसका जवाब ही नहीं दिया। उन्होंने जो ये अभी साना है गोल प्लाजा हुआ, इसके ऊपर जो सिंध हुकूमत के ऊपर जो उंगलियां उठी, जो क्वेश्चन उठ रहे हैं उनकी क्रिमिनल नेग्लिजेंसी पे, उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने ये नहीं बताया कि इदारों की गफलत का, इदारों की नाकारा पॉलिसी का। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि जो 3 डंपर वहाँ से गायब हो गए वो डंपर कौन ले गया। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि जो मलबा निकाला गया जिसमें इंसानी अज़ा भी हैं, इंसानों की बाकियात भी हैं, बाकी चीज़ें वो आपने खुले ज़मीन पर रख दी और बारिश हो गई, तो केमिकल का जो एविडेंस था वो तो ख़त्म हो गया। इन्होंने ये भी नहीं बताया कि जो आपका जो कमीशन आप जो बनाने की बात कर रहे हैं उसके ऊपर भी हमने एतराज़ किया और हम कहते हैं वज़ीर आज़म से गुजारिश की है कि आप वफाकी हुकूमत के तहत उस पर इंक्वायरी कमीशन बनाएं, FIA को दिया, किसी और को भी, जैसे साना बल्दिया में हुआ था। बल्दिया में पहली इंक्वायरी FIA ने की थी और FIA ने उसका जो रीज़न दिया था शॉर्ट सर्किट दिया था। ये तो बाद में MQM को मलाइन करने के लिए, MQM को फंसाने के लिए दोबारा से एक नई JIT बनाई गई। फिर वो अफसरान जो है सिंध पुलिस के अफसरानी थे वो दुबई गए, मालकान के बयान लेकर आए, फिर MQM को इन्वॉल्व किया। एनीवेज मैं उस तरफ जा ही नहीं रहा। हम तो आप कह रहे सलूशन डॉक्टर साहब यही है कि अब आप जो इनकी जो क्लच से जो पंजे हैं जो गाड़ के बैठे हैं, जो यहाँ पे ये रिश्वत का बाजार गर्म है, यहाँ पे जो हरामखोरी का बाजार गर्म है, यहाँ पे जो सिस्टम का बाजार गर्म है, हर चीज़ के रेट तय हैं, हर चीज़ का पैसा तय है। अभी आपकी SBCA की बात कर लें, KMC की बात कर लें, वाटर बोर्ड की बात कर लें, सीवरेज के निज़ाम की बात कर लें, KDA की बात कर लें, कहाँ किसका काम होता है बगैर पैसे के? किसी का भी नहीं हो सकता। हनीफ गौर साहब जो है जो कहते हैं कि मेरे आर्मी चीफ से डायरेक्ट ताल्लुकात हैं, वज़ीर आज़म से डायरेक्ट ताल्लुकात हैं, फलां से डायरेक्ट ताल्लुकात, तो भाई अब ये वक्त है, दिस इज राइट टाइम कि पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी को बचाने के लिए, इकोनॉमिक हब को बचाने के लिए आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो आप इसको कैपिटल डिक्लेयर कर दें या आप जो है पूरे पाकिस्तान में जो है जो आपका मनसूबा है, हर डिवीजन को आपने जो है वो ऑटोनोमस करना है, उसको आपने या तो आप उसको यूनिट्स बना दें या आप उसको सूबे बना दें। लेकिन डॉक्टर साहब ये जो किसी के ऊपर तनकीद करना और एक ही बात को रिपीट करना कि MQM ने ये किया, MQM ने फलां किया, तो भाई हम तो ये कहते हैं कि जुल्फिकार भी MQM ने किया था। हम तो कहते हैं PIA का जहाज भी MQM ने जो है अगवा किया था। हम तो कहते हैं मुर्तज़ा भुट्टो का मर्डर भी जो है MQM ने करवाया था। हम तो कहते हैं जो क्या कराची में रिफाइनरी पे जो बम धमाके हुए थे, हमले किए थे, वो भी हम नहीं कहते। हम तो ये कहते हैं जो बेनज़ीर मोहतरमा की जो शहादत होगी 27 दिसंबर को, पूरे सिंध को खास करके ये वाक़या पिंडी में हुआ, 3 दिन तक कराची को जलाया गया, यहाँ के ताजरों के अमलाक को, यहाँ के उर्दू बोलने वाले, पश्तून बोलने वालों के कारोबार को तबाह किया गया, ट्रेनों को जलाया गया, पटरियों को उखाड़ा गया, कारों को, व्हीकल को जलाया गया। उसका बदला आपने कराची से लिया, क्यों? और फिर जब जैसे नई काबीना आई, पहले काबीना के इजलास में वजीर आला सिंध यही मुराद अली शाह साहब थे, उन्होंने जो है जंबिश कलम सारे केसेस को माफ कर दिया। तो ये भी आप MQM पे डाल दीजिए ना। चले ठीक है, फिर इसका जवाब कौन देगा आपसे? मैं उस वक्त मैं पॉलिटिकल उसमें आर्ग्यूमेंट में जाना ही नहीं चाह रहा था। मैं तो ये कह रहा हूं कि आज भी बीइंग ए सिटीजन ऑफ कराची मेरा दुख ये है कि जो बेचारे वहां पे जो जल गए, जो मर गए, जो खाक हो गए, वो इसलिए थोड़ी गए थे, वो अपने प्यारों के लिए शॉपिंग करने गए थे, चीजें लेने गए थे। लेकिन आपकी नाअहली ने हमें आप ये मजबूर कर दिया है कराची वालों को। अभी सर्वे आया है सिटी 21 का, 95% ऑफ सिटीजन ऑफ कराची कह रहे हैं पीपल्स पार्टी से हमारी जान छुड़ाई जाए। अच्छा जी, बिल्कुल। मैं आता हूँ खुर्रम शेर जमान साहब, क्या कहते हैं सर आप इस इशू पे? क्या सोल्यूशन है? क्या 18वीं तरमीम का खात्मा हो, सूबे बने, या वफाक के हवाले किया जाए, क्या किया जाए? नहीं, देखिए डॉक्टर साहब, बात असल में यह है कि सूबे की बनाने की जब बात आएगी तो वो फैसला तो आवाम की रजामंदगी से लिया जाएगा। आपको याद हो कि इमरान खान साहब से भी बात की गई थी और उस वक्त भी उन्होंने ही कहा था कि अगर सूबे सिंध के लोग ये चाहते हैं कि सूबे और बनने चाहिए, 2 हिस्से होने चाहिए, 3 होने चाहिए, तो उसके बाद ही फैसला होगा। हम ये फैसला नहीं करेंगे, सूबे सिंध की आवाम ये फैसला करेगी। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर साहब, क्या एक नालायक सियासी जमात, देखिए ये इस काबिल नहीं थे कि इनको मैंने मशवरा दिया ना, मशवरा दिया तो इन्होंने जवाब में बन्नू के तालिबान की बात की इन्होंने। तो अगर इनमें थोड़ी सी समझ होती, थोड़ा सा शऊर होता, थोड़े समझदार होते, तो ये मेरे मशवरे पे अमल करते और कहते कि अच्छा मशवरा में इस पे काम करना चाहिए। लेकिन ये कहीं से कहीं निकल गए। तो क्या एक सियासी जमात की नालायकी की वजह से हम मजबूर होंगे कि हम सूबे की बात करें कि एक सूबा और बनाया जाए? हम ऐसी बातें क्यों करें? देखें, इस सूबे के अंदर अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए ना, तो पीपल्स पार्टी एक इलेक्शन से ज्यादा भी नहीं खड़ा हो सकती है। नेक्स्ट इलेक्शन में ये रहेंगे नहीं अगर एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए। तो जो जिम्मेदार हैं इस मुल्क के, इस बात की अगर वो जिम्मेदारी उठाएं कि
कि अगर सूबे को बचाना है, सूबे सिंध को बेहतर करना है, सूबे सिंध के अंदर खुशहाली लेकर आनी है, सूबे सिंध के मसाइल हल करने। देखें ना, यहाँ तो बातें होती हैं कि कच्चे के डाकू और पक्के के डाकू, हर जगह पे डाकू है। मैं आपसे बताऊं डॉक्टर साहब कि 10 लोगों से पूछेंगे ना तो 9 लोग बोलेंगे कि हम लुट चुके हैं, कोई कहेगा मेरा मोबाइल छिन चुका है, कोई कहेगा मेरे यहाँ रॉबरी हो चुकी है। किसी के साथ कोई ना कोई मुसीबत इस सूबे में है ही। तो जिम्मेदार कौन है उसकी? जिम्मेदार तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार के अंदर वो हैं। तो जब इनको समझाएं तो ये फाजूल बातें और फालतू बातें शुरू कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से जो मसला है ना, जो फसाद की जड़ है, या कहें कि जो रूट कॉज है जिसकी वजह से सारी परेशानी है शहर कराची की, उनको ठीक करना चाहिए। देखें, शहर कराची में तो ये कभी काम करेंगे नहीं, आप कुछ भी कर लें, क्योंकि लोग इनको वोट देते नहीं है। हकीकत यह है कि इस सूबे सिंध भर में अगर रूरल एरियाज में भी आप जाएं तो रूरल एरियाज में भी इनका वोट बैंक अब नहीं रहा है। अगर सही तरीके से, मैं समझता हूँ, कैंपेन की जाए, पूरी एक फ्रीडम के साथ पॉलिटिकल एक्टिविटी की जाए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक इलेक्शन में आगे नहीं खड़ी हो सकती है, क्योंकि इन्होंने सर्व नहीं किया है। चले, हम तो कहते हैं डॉक्टर साहब कि इनको कराची से वोट नहीं मिला, इन्होंने काम नहीं किया। हमारा तो ये सवाल है कि नवाबशाह में जहां से जरदारी साहब जीत कर आए, क्या वहां पे कोई दूध की नहरें बह रही हैं? या जहां से लड़काना से बिलावल साहब जीत कर आए, वहां पे इन्होंने जो है कौन से जो है ना अच्छे काम कर दिए हैं? या कोई भी सूबा सिंध का जो है ना, अब मुझे बता दें, लाड़काना हो गया, दादू हो गया, मीरपुर खास हो गया, कोई इलाका तो बताएं जहां पे इन्होंने काम किया है। जितनी भी सर्वेज आते हैं पाकिस्तान में, उसमें पीपल्स पार्टी अब बलूचिस्तान से भी नीचे जाती जा रही है। तो उसकी कसूरवार हम तो नहीं है, कसूरवार तो आप हैं। आपसे बात करें तो आप कहते हैं कि हमने क्या काम किया। भाई, हमारे काम आप क्यों गिनती करा रहे हैं जनाब? हमारे काम तो मंदोखेल साहब आप जब पूछेंगे जब हमारी सिंध में हुकूमत होगी। इक़्तिदार के अंदर तो आप बैठे हुए, जवाब दे तो आप हैं, हर बात के जवाब दिया आप हैं, हर मसले का जो है, हर मसले के जिम्मेदार आप हैं। सो आपने आवाम को जवाब देना है कि आपने करा क्या है। हम तो सवाल आपसे करेंगे, आप गुस्सा ना हो, थोड़ा अपने जज्बात को काबू में रखें और फेस करें, क्योंकि आप इक़्तिदार के अंदर बैठे हुए, आप हुकूमत है, हम तो अपोजिशन मेंबर्स हैं, हम तो सवाल करेंगे आपसे। नहीं तो आप ये क्यों नहीं इस पे क्लियर स्टांस ले रहे हैं कि 18वीं तरमीम का क्या हो, वफाक के हवाले किया जाए? क्योंकि इनके इत्तेहादी लोग अब ये डिमांड कर रहे हैं, एमक्यूएम भी कर रही है और पीएमएलएन भी कर रही है। आपके पास 30 सेकंड है। देखें डॉक्टर साहब, 18वीं तरमीम तो जब आई थी तो उसके बाद तो देखें गवर्नेंस तो बेहतर हुई है ना। चाहे आप केपी की बात करें या आप किसी दूसरे सूबों की बात करें, तो देखें मैंने आपसे कहा कि रूट कॉज क्या है, मसला क्या है। मसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम नहीं कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के परफॉर्मेंस नहीं दिखा रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नालायकी की वजह से सूबे के अवाम जो है ना, उनके पास पीने का पानी है, ना स्कूलों में इलाज है, ना स्कूलों में तालीम है, ना अस्पतालों में इलाज है, ना सड़क के ऊपर जो है लोग महफूज हैं। तो उसका मतलब है कि सारे निज़ाम को तब्दील किया जाए। नहीं, निज़ाम को तब्दील नहीं करना है। जो रीजन है, जो कॉज है, उसको हटाना है, उस मसले को हल करना है। डॉक्टर ने इलाज क्या करना है, ये थोड़ी कि पूरे बंदे को मार देना है। ठीक 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 है, ठीक है। चारों मेहमानों का शुक्रिया। वक्त खत्म हो जाता है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज।